नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के मानव भूगोल के तीसरे सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रथम सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत क्षेत्रीय पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत। तो आज हम क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें कि भूगोल की मूल विषय वस्तु क्या है। तो भूतल पर जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करना ही भूगोल की मूल विषय वस्तु है। भूगोल मानव जगत के रूप में भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन करता है और उसकी व्याख्या करता है। और ये जो विभिन्न स्वरूप होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं, इनमें किया जाता है। मानव भूगोल है वो भूतल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मनुष्य को समूह, उनके पर्यावरण के मध्य संबंध और उनकी अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक भूदृश्यों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। भूतल के देखें तो भूतल के एक स्थान का पर्यावरण दूसरे स्थान के पर्यावरण से कई प्रकार से भिन्न होता है और विभिन्न स्थानों के सांस्कृतिक भूदृश्य वो भी एक समान नहीं होते, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण में क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत का है बहुत ज़्यादा महत्व है। पृथ्वी के तल पर विभिन्न क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तथ्य हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, उनमें क्षेत्र के अनुसार बहुत अधिक भिन्नता मिलती है। अतः क्षेत्रीय विभेदीकरण का स्पष्टीकरण करना ही मानव भूगोल के अध्ययन का मौलिक उद्देश्य होना चाहिए। पृथ्वी के ऊपरी तल की बनावट है वो अत्यधिक विषम है। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं, कहीं पर समतल मैदान, कहीं पर गहरी गहरी घाटियाँ हैं। इसी प्रकार अगर दो क्षेत्रों की धरातलीय बनावट देखें तो उनमें भी समानता नहीं पाई जाती है। यदि हम किसी प्रदेश एक ही प्रदेश या देश को ले लें और वहाँ पर भी हम ऊंचाई से संबंधित विशेषताएं देखते हैं, उनमें भी विविधता हमको दिखाई देती है। जैसे हम अपने देश भारत को लिया तो इसके उत्तर में तो हिमालय की गगनचुंबी श्रेणियाँ पाई जाती है और 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। और हिमालय के दक्षिण में बाबर और तराई की संकरी पेटी पाई जाती है, उसके दक्षिण में समतल मैदानी भाग पाया जाता है। इसी प्रकार दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है वो पठारी है। सागर के किनारे किनारे तटीय मैदान भी पाए जाते हैं। तो सामान्य वर्गीकरण करने पर हमने देखा कि यहाँ पर स्थानीय और प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि भूतल के जो दो भाग होते हैं उनकी धरातलीय बनावट है वो एक जैसी नहीं होती है। उच्चावच की जो संरचना होती है उसमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के तल पर जल और स्थल के वितरण और उनकी स्थिति की बात करें तो उसमें भी बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। यानी पृथ्वी के 3/4 भाग को तो महासागर घेरे हुए हैं और ये महासागर भी क्षेत्रीय आकार, गहराई और इनकी तल की बनावट का अध्ययन करें तो इसमें भी बहुत अधिक असमानता पाई जाती है। इसी प्रकार जब स्थलीय भाग पर देखते हैं तो नदियाँ, झीलें, तालाब आदि जलाशय होते हैं, इनका निर्धारण भी ऊंचाई संरचना और जलवायु के तत्वों से होता है। कहीं पर तो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियाँ होती है और कहीं पर केवल वर्षा के मौसम में ही नदियाँ होती है और कई तो वर्षा की कमी होने के कारण नदियों का अभाव ही होता है। इसी प्रकार जलवायु और उसके तत्व जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा आदि का भी विविधतापूर्ण है। स्थूल समानता के आधार पर जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है, यानी कुछ प्रकार की उनमें समानताएं पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेश में तापमान बहुत ज़्यादा निम्न होने के कारण हिम आच्छादित टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार संसार के बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो शुष्क होने के कारण मरुस्थलीय हैं और कोई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, इस कारण सघन और ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। किसी प्रदेश की वनस्पति का निर्धारण करें तो वनस्पति का निर्धारण किससे होता है? जलवायु और मिट्टी के द्वारा। और पृथ्वी के जो विभिन्न भाग उनकी जलवायु और मृदा के प्रकार है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो मृदा के प्रकार और जलवायु में भिन्नता के कारण वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। जैसे उष्ण आर्द्र जलवायु वाले भूमध्य रेखीय प्रदेश में ऊंचे ऊंचे और सघन वृक्ष मिलते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ ही मिलती है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र।
इसी प्रकार बौद्धिक तत्वों की भांति अगर हम सांस्कृतिक तत्वों का विवरण देखें तो वो भी विविधतापूर्ण है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अर्थात मनुष्य वो कौन कौन सी क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं करता है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे आखेट, पशुपालन है, कृषि, खनन, मत्स्य उद्योग, इनमें भी क्षेत्र विशेष में भिन्नता पाई जाती है। और इस भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक है वो मानवीय भी है और भौतिक भी है। इसी प्रकार विश्व के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक दशाएं पाई जाती है। मनुष्य अलग अलग क्षेत्रों में अपने रहने के लिए जो निवास घर बनाता है उसके भी आकार और प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। और उसमें प्रयोग में ली जाने वाली जो सामग्री होती है उसमें भी भिन्नता। तो विश्व के अलग अलग दशाएं पाई जाती है अलग अलग प्रदेशों में। तो सांस्कृतिक विविधता भी एक प्रमुख भौगोलिक तथ्य है। उसमें विश्व स्तर पर ही नहीं, लेकिन अगर हम देखते हैं प्रदेश स्तर पर भी या देश स्तर पर भी, तो भी उसमें पर्याप्त भिन्नता और विविधता पाई जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है वो समस्त भौगोलिक अध्ययनों का आधार है। यानी क्षेत्र विशेष में कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती है उन सभी का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं, क्योंकि ये भौगोलिक अध्ययनों का आधार है। ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों में समान रूप से दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। अतः इस क्षेत्रीय भिन्नता की अगर क्रमबद्ध व्याख्या करना, इस क्षेत्रीय भिन्नता की क्रमबद्ध व्याख्या करना ही जो भूगोलवेत्ता है उसका एक परम कर्तव्य होता है। क्षेत्रीय विविधीकरण की संकल्पना के रूप में हेटनर ने समझाया था। उन्होंने कहा था कि भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान मानना चाहिए। उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान माना और बताया कि जो भूगोल है पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र जो है एक दूसरे से एकदम भिन्न है। हेटनर ने विभिन्न क्षेत्रों के लेखों के माध्यम से क्षेत्रीय भिन्नता के स्पष्टीकरण को ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य बताया था। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल में जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों का और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वो स्थानांतर से भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात सभी पर दिखाए जाते हैं, उनमें स्थान विशेष के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नताओं में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं मिले जुले, उनके आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। और क्षेत्रीय भिन्नता के विश्लेषण से ही क्षेत्र की विविधताएं प्रकट होती है। अतः क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत, ये क्षेत्रीय भिन्नता का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल क्षेत्रों में अंतर का होना नहीं है, बल्कि क्षेत्रों की विविधता भी है। यानी क्षेत्रीय विविधता यानी उनमें कितनी विविधता पाई जाती है उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है।